पिछले कुछ दिनों से फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक शब्द जो बहुत ज्यादा सुना गया है वो है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन विडंबना यहाँ पर यह है कि इस शब्द की चर्चा जितनी ज्यादा हो रही है, लोगों की इसको लेकर जानकारी उतनी ही कम है। या अगर कहें कि ये जानकारी गोल गोल है तो गलत नहीं होगा। कई बार लगता है कि ये रातों रात पैसा कमाने का आसान जरिया है, तो वहीं सरकार का इसके प्रति रवैया देखकर लगता है कि इसमें पैसा डालना सरकार सरासर गलत है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस विषय पर एक्सपर्ट से विस्तार से चर्चा करें और सारा कंफ्यूजन जो फैला हुआ है उसको दूर किया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर और हमारे देश में क्रिप्टो की अब तक की क्या कहानी है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। टीवी या मोबाइल पर अपनी पसंदीदा चीजें देखते हुए तमाम विज्ञापन आपसे भी टकराए होंगे। विज्ञापन के जरिए आपको क्रिप्टो में निवेश कर आप चंद दिनों में अपना पैसा कई 100 गुना बढ़ा सकते हैं। खैर, पूरी दुनिया में क्रिप्टो को लेकर सोच अलग अलग है। क्रिप्टो के मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों पर नजर डालें तो दुनिया 2 भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है। यानी कुछ देश ऐसे हैं जो इसे बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं कुछ इस पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। एल साल्वाडोर ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था। एल साल्वाडोर ने सितंबर 2021 में ही क्रिप्टो को कानूनी मान्यता दे दी थी। वहीं क्रिप्टो करेंसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रिप्टो हेड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेंस के मामले में सबसे आगे रहा है। कनाडा ने भी अमेरिका की तर्ज पर क्रिप्टो करेंसी को एक माहौल देने की कोशिश की है। यहाँ इनकम टैक्स एक्ट के तहत इसे एक कमोडिटी माना गया है। इस देश में किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन को बिजनेस इनकम में गिना जाता रहा है। इसके अलावा चीन, जिसने शुरुआत में क्रिप्टो की ट्रेडिंग और माइनिंग को मंजूरी दी थी, फिलहाल क्रिप्टो से जुड़ी हर गतिविधि पर पाबंदी लगा रखी है। वहीं रूस में भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं। 2021 की शुरुआत में रूस ने अपने नागरिकों को माइनिंग, ट्रेड और क्रिप्टो करेंसी को रखने की मंजूरी दी, लेकिन इनका इस्तेमाल गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए नहीं किया जा सकता। न ही क्रिप्टो का पेमेंट के विकल्प के तौर पर लेन देन हो सकता है। अब बात करें भारत की, तो हमारे देश में भी सरकार क्रिप्टो को करेंसी के रूप में मान्यता देने का इरादा तो नहीं रखती है। वित्त मंत्री ने संसद में क्रिप्टो पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार देश में बिटकॉइन एक्सचेंज के जरिए हो रही लेन देन का कोई डेटा नहीं रखती। वो अलग बात है कि सरकार देश में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कामकाज को देखते हुए किसी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। यानी आने वाले वक्त में सरकार बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी को फाइनेंशियल एसेट का दर्जा दे सकती है। ये वही एसेट है जिसमें गोल्ड, बॉन्ड, शेयर आदि आते हैं। यानी सरकार क्रिप्टो करेंसी को रुपए पैसे का दर्जा नहीं देगी। मौजूदा विटनेस सेशन में सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला बिल संसद में लाएगी और पूरी देश की निगाहें फिलहाल इसी पर हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की तरफ से क्रिप्टो करेंसी रखने वाले लोगों को एक डेडलाइन दी जाएगी और निवेशकों को निर्धारित समय के भीतर अपने क्रिप्टो एसेट की जानकारी सरकार से शेयर करनी होगी। जो लोग सरकार के कायदे कानून का उल्लंघन करेंगे, उन पर अधिकतम 20 करोड़ रुपए का जुर्माना या 1.5 साल जेल की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि संसद में लाए जाने वाले बिल में क्रिप्टो करेंसी की जगह क्रिप्टो एसेट का नाम होगा। बिल में क्रिप्टो करेंसी रखने की एक अधिकतम सीमा तय की जाएगी, जिससे ज्यादा किसी भी व्यक्ति को निवेश करने का अधिकार नहीं होगा। यानी चंद शब्दों में कहें तो देश में बिटकॉइन को किसी करेंसी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो ये तो अब तक के हालात की बात हुई है, लेकिन आखिर क्रिप्टो के नाम पर हंगामा है क्यों बरपा? कंफ्यूजन क्यों है? क्यों इसे लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? क्या खतरे हैं आखिर इसको लीगल टेंडर का दर्जा देने में? रेगुलेशन एसेट क्लास में लाने पर क्या बरकरार रहेगा क्रिप्टो का चार्म? सरकार कैसे इस पर निगरानी रखेगी? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं नैमिष संघवी, जो कि फाउंडर हैं कॉइन क्रंच इंडिया के। हमारे साथ है आशुतोष श्रीवास्तव, ये साइबर लॉ एक्सपर्ट है। और साथ ही हमारे साथ हैं मनी स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या। आप तीनों का ही स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में, जहां पर हम
क्रिप्टो की अब तक की कहानी पर बारीकी से नजर डालेंगे, बताएंगे लोगों को कि आखिर कंफ्यूजन शुरू कहां से हुआ था और अब कहां पर पहुंचा है। अर्नब जी, 2018 से मैं शुरुआत करना चाहती हूं, जहां पर क्लियरली आरबीआई ने कह दिया था कि एक्सचेंजों के जरिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी भी तरह से क्रिप्टो में डीलिंग नहीं करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बैन लगा था एक तरह से 2020 में, उसे हटा दिया। तब से लेके अब तक की कहानी यहां पर पहुंची है कि एक बिल है जो संसद में पेश होना है, लेकिन काफी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है कि क्रिप्टो को आप किसका दर्जा देंगे, आप इसको लीगल टेंडर मानेंगे या नहीं मानेंगे, आप इसको एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर मैं आसानी से इसका कंफ्यूजन समझना चाहूं तो आपत्ति क्या है, कंफ्यूजन कहां कहां पर है? अगर हम देखें तो कई सारे टर्म्स इसमें इस्तेमाल होते हैं और एक होता है लीगल टेंडर। देखिए, लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि आप उससे एक पैसे, यानी कि हमारे वहां जो करेंसी है रुपया की तरह, इसका इस्तेमाल कर दे और उसे गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए उसका इस्तेमाल करें। अब जब भी आप कोई लीगल टेंडर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होने चाहिए। एक तो ये होना चाहिए कि उससे एक स्टेबल वैल्यू हो, तो क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे हम देख रहे हैं क्रिप्टो में कि दिन में 8, 10, 12% का उतार चढ़ाव हो। तो स्टेबल वैल्यू इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये लोगों जब वो एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं तो उनका जो भरोसा है, ट्रस्ट है उस वैल्यू में, वो रहना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि नॉर्मल लीगल टेंडर में एक सेंट्रल एजेंसी होती है जो ये सब इश्यू करती है, ये सब पे कंट्रोल रखती है। जब ये क्रिप्टो की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल तो जरूर होता है, लेकिन इसमें उसी प्रकार का कंट्रोल और वो नहीं रहता जो हम नॉर्मल करेंसी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सब काफी चीजें होती है जिससे ऐसा उसे लीगल टेंडर मानने में तकलीफ है। लेकिन क्योंकि लोग इतनी बड़ी तादाद में इसमें निवेश कर रहे हैं, इसकी वैल्यू ट्रेड हो रही है, तो जब इसे एसेट के तौर पे माना जाता है, तब एसेट के तौर पे माना जाना ये भी होता है कि वो एक पूरे रेगुलेशन के फ्रेमवर्क में आ जाएगा। और रेगुलेशन के फ्रेमवर्क का ये होता है मतलब कि आपके पास एक रेगुलेटर हो, अगर कोई शिकायत हो तो आप वहां जा सकते हैं। तो ये सब चीजें जब आती है तब एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आज की तारीख में देखिए, जब आप नॉर्मल एसेट यानी कि मान लीजिए आप इक्विटी के बारे में बात कर रहे हो, डेट के बारे में बात कर रहे हो, तब क्या होता है कि उसे जब कोई इक्विटी इश्यू आता है या डेट इश्यू आता है, आप निवेश करते हो और आपको कोई तकलीफ होती है तो आपको पता है कि कंप्लेन कहां करनी है, कौन इसे रिड्रेस करेगा। और ये सब जो चीजें हैं आज की तारीख में क्रिप्टो में आज है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि आपने कहीं क्रिप्टो में निवेश किया हुआ है और आपको कोई तकलीफ होती है तो आप कहां जाओगे, कोई है ही नहीं। तो इसीलिए इसे एसेट के तौर पे जब आप इसे मानते हैं तो कई सारी एडिशनल फैक्टर्स आ जाती है, जिससे लोगों के पैसे जब वहां जाते हैं तो वहां पर थोड़ा रेगुलेशन भी आता है। देखिए, लीगल फ्रेमवर्क और एक लीगल ढांचा तभी ही हम सुनिश्चित कर पाएंगे जब हमको ये पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी को किस चीज का दर्जा यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन रमेश, 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज, अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं, भारत में इसको लेकर कंफ्यूजन है, भारत सरकार के बहुत सारे एप्रीहेंशंस भी हैं। बिल की तमाम डिटेल्स जो भी हमें इक्का दुक्का पता चल रही हैं, उसमें जुर्माने की बात हो रही है। मैं आपसे दुनिया के दूसरे कोनों में जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी का चलन है उसका एक आइडिया लेना चाहती हूं। वहां पर भी क्या सरकारों की एप्रीहेंशंस थी, क्या वहां पर भी इस तरह कंफ्यूजन हमने देखा था रमेश? देखिए, कल की बात करते हैं। कल अमेरिका में जो वहां की जो कांग्रेस है, जो संसद है, उसमें एक हियरिंग हुई दैट वेंट ऑन फॉर अबाउट 5 आवर्स। 5 घंटे तक वो हियरिंग चली। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है पब्लिक के, वहां पे उन्होंने क्रिप्टो के बड़े बड़े सीईओज, क्रिप्टो कंपनीज के सीईओज के साथ बातचीत करी, उनको सवाल पूछे। लेकिन जो टोन था उस डिस्कशन का कल, वो उस तरफ था कि भाई इसमें जो फ्रॉड होते हैं, इससे लोगों का जो नुकसान होता है, उसे कैसे, उस रिस्क को कैसे कम किया जाए, उसे कैसे मिटिगेट किया जाए। जबकि आज से 5 साल पहले डिस्कशन कंप्लीटली डिफरेंट होता था, 3 साल पहले डिफरेंट होता था कि इस चीज को कैसे बढ़ावा ना दिया जाए, इस चीज का डिस्कशन होता था। बट आई गेस कि अभी इंटरनेशनल जो डेवलप कंट्रीज है वो रियलाइज कर चुके हैं कि इसको रोका नहीं जा सकता। तो अब इससे होने वाले जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है
उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, उस पर डिस्कशन डायरेक्ट हो गई है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि कनाडा वगैरह में अभी रेगुलेशंस आ रहे इनकम टैक्स लॉ के अंदर, वो उनको क्यों है कमोडिटी की नैमिष? तरह ये देख जानना रहे हैं। बहुत जरूरी है, ये टोन में बदलाव क्यों है? जो भी आपने अभी हमें बात बताई है, जो कल रात को किस्सा हुआ है, 3 साल पहले आपने कहा था टोन ये थी कि इसको लागू किया जाए या ना किया जाए, अब टोन ये है कि इस पे कितने फ्रॉड होंगे और आगे कैसे जो भी निवेशक हैं, जो भी ग्राहक हैं, उनके हितों को सुरक्षित किया जाए। ये टोन में बदलाव के पीछे क्या वजह है? ऐसा क्यों है कि दुनिया क्रिप्टो करेंसी को इतना अपना रही है नैमिष? आपने बहुत सही सवाल पूछा, और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने वाले लोग थे, वो मानते थे कि आगे चल के एक इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक डाउनफॉल होगा, उसके अगेंस्ट ये क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट आपका एक हेज होगा कि वो बढ़ता जाएगा और आप इन्फ्लेशन से परे हो जाओगे, दूर रहोगे। वो चीज जो है वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से एक्सेलरेट हो गई, वो जल्दी आ गया हमारे ऊपर। हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्री, जिसके यूएस डॉलर इतना पावरफुल करेंसी है, उसने 3 ट्रिलियन डॉलर की नोट छाप दिए, ऐसे बोल सकते हो आप, कि रिलीज कर दिए। तो उससे जो इकोनॉमिस्ट है, जो कंट्रीज है, वो समझ रहे हैं कि आगे चल के इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। तो क्रिप्टो करेंसी को जो नई पीढ़ी के इन्वेस्टर्स है, वो इसको एक हेज देख रहे हैं इकोनॉमी के अगेंस्ट या इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, और उसकी वजह से सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब आ गए इस इंडस्ट्री में। अगेन यूएस का ही एग्जांपल लूंगा, माइक्रो स्ट्रेटेजी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, जो ऑलरेडी अभी 50,000 बिटकॉइन के ऊपर बैठी हुई है, खरीद के रखे हुए है। एल सेल्वाडोर हमने देख लिया। ऐसी कई यूएस की कंपनीज है जो माइनिंग शुरू कर रही है, ग्रीन माइनिंग कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करके। तो अभी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आने लगा है क्रिप्टो करेंसी में। सो दैट इज व्हाट हैज चेंज्ड इन द पास्ट 1.5 ईयर, 2 साल में, जिससे ये टोन में बदलाव आया है। क्रिप्टो करेंसी has become equivalent to जो गोल्ड हुआ करता था आज से 10-20 साल पहले, जब हमारे दादा पापा बोलते थे कि गोल्ड में पैसा रखना चाहिए। वो अभी क्रिप्टो करेंसी को वही दर्जा दिया जा रहा है। हाँ। इसलिए ये टोन में बदलाव आ रहा है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, तो आप ऐसी एसेट क्लास का एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि इन्फ्लेशन के लिए हेज भी मानी जाती है। लेकिन आशुतोष जी, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी और आपकी सेफ्टी एक प्राइम कंसर्न है। देखिए, भारत में हम एक डिजिटल इकोनॉमी की ओर तो बढ़ ही रहे हैं, जहाँ पर भारत सरकार कई सारे कदम भी उठा रही है, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि आपकी जो साइबर सिक्योरिटी है, आपका जो डिजिटल पेमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है। इसके बीच में आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर अवेयरनेस कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर तो फ्रॉड के जो मामले हैं, जो केसेस हैं, जो धोखाधड़ी के मामले हैं, वो तो कई ज्यादा होंगे। जी जी, देखिए, पहले तो ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको क्रिप्टो करेंसी की जगह उसको क्रिप्टो एसेट मान के चल रही है, क्योंकि करेंसी का दर्जा वो नहीं देना चाहती। इसके लिए भी बहुत सारे दूसरे कारण भी हैं। एक तो ये है कि हो सकता है कि इसमें टैक्स इवेशन बहुत हो, टैक्सेस को कलेक्ट करना, या बहुत सारे लोग कैश में खरीदें, बाद में कुछ उसको इस तरह से यूज करें जहां पे जो है टैक्स इवेशन वो कर सकें। दूसरा जो है, इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है कि मनी लॉन्ड्रिंग होने लगे, लोग बाहर से खरीद रहे हैं करेंसी, यहाँ से इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है या बाहर से इंडिया में आ रहा है, तो ये इसको भी रोक लगाना जरूरी है। तो जो अभी जो पार्लियामेंट में जो बिल पेंडिंग है, उसमें ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए यही कहा गया कि उसको अभी हम करेंसी नहीं मानेंगे, क्योंकि जैसे मेरे कलीग ने भी बताया कि उससे जो है इन्फ्लेशन और ये टैक्स इवेशन या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे बहुत सारे नए इश्यूज भी डेवलप होके आएंगे। तो अभी इसको एसेट के रूप में इसको लेके चलना होगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्या है कि जैसे कोई कसिनो जाता है, वहां पे जो है वो पैसे देता है और उसके बदले में उसको चिप्स दे दिए जाते हैं, और उस चिप्स का एक सर्टेन वैल्यूएशन होता है, और उससे वो कसिनो में जो भी गेम खेलता है और बाद में जो उसके पास जो बचते हैं चिप्स, वो जाकर के उसको उसके जगह पे वो पैसे ले लेता है। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली उसी तरीके की चीज है जिसको लोग ऑनलाइन जो है डायरेक्टली जो है परचेज करते हैं कुछ कंपनीज से। अब जैसे आपने इसके अंदर जो फ्रॉड की बात करी, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे लैकिंग है इंडिया में, वो ये है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है हमारे पास। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में डेटा प्रोटेक्शन लॉज बनाए गए हैं, वैसे हमारे यहाँ नहीं है। तो यहाँ अगर आपने मान लीजिए मिलियंस का अगर आपने खरीद के रखा है क्रिप्टो करेंसी, और अगर आपके
जो है डेटा में कोई एंटर करता है या हैक करता है आपके कंप्यूटर को, और उससे वो आपके जो परचेज्ड एसेट्स हैं जो उसके अंदर बंद हैं, अगर वो उसको किसी तरह से हैक करके ले लेता है, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। और ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे इंसिडेंसेस हो चुके हैं। मिलियंस एंड मिलियंस की जो है इस तरह से जो है चोरियां हुई हैं डेटा के थ्रू, आई मीन थ्रू द कंप्यूटर्स, और निकाला गया है इस तरह से जो है क्रिप्टो करेंसीज को। तो ये सारी चीजों को जब तक हम बेसिक स्ट्रक्चर हमारा पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि तब तक इसको एज एसेट जो है मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन है। इसको एसेट के रूप में ही शुरुआत किया जा सकता है, और जो बिल है पेंडिंग उसमें जो है सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बनाए जाएं, क्योंकि इंडिया का पहले से जो मानना था क्रिप्टो करेंसी में कि हम इसको बैन नहीं करेंगे लेकिन हम इसको रेगुलेट करेंगे। तो रेगुलेट करने के लिए उसके लिए जो रेलेवेंट लॉज हैं वो जरूरी है, या उसको रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटीज जो बनाई जाएं, जो एक्सपर्ट हों और वो अपना एक्सपर्टीज से उसको कंट्रोल करें। तो ये सारी चीजें होने के बाद और डेटा प्रोटेक्शन लॉज बनने के बाद ही मुझे लगता है ये सही मायने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम जो अटकलें आ रही हैं कि इसको क्रिप्टो एसेट की तरह और एसेट क्लास की तरह देखा जाएगा, अर्नब जी अगर हम इसी बात को आगे लेकर चलें, तो अगर एक एसेट क्लास के अंदर इसकी गिनती होना शुरू हो जाती है तब तो डेफिनेटली ये रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाएगा, और तब न सिर्फ एक एसेट क्लास में आपको मुनाफा और घाटा देखना होगा बल्कि एक टैक्स का एंगल भी आ जाएगा। किस तरह आप इसमें पैसे लगाएं और किस तरह से आप इसमें निवेश करें, ट्रेड करें, तमाम तरह की बातें हैं जो हम दूसरे एसेट क्लासेस में होते हुए देखते हैं। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें, सोने में निवेश की तरह बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, तो इसको भी एक एसेट क्लास की तरह देखा जाने लगेगा, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास नियम हो, आपके पास एक खाका हो जिसके तहत एक निवेशक पैसा लगाए और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाए। तो अगर हम इसको एसेट की तरह देखते हैं तो कौन कौन से बदलाव हैं जो हम आते हुए देखेंगे अगर क्रिप्टो एसेट की तरह ट्रीट होता है? कौन कौन सी मौजूदा चीजें हैं जो क्रिप्टो में हो रही हैं अब नहीं होंगी अगर एसेट के तौर पे इसको हम देखना शुरू करेंगे? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि इनकम टैक्स एक्ट बहुत क्लियर है कि उसमें अगर आपकी कोई भी प्रकार की इनकम हो, वो लीगल हो इलीगल हो, वो टैक्सेबल होती है। यानी कि अगर वो टैक्स फ्री इनकम नहीं है या एग्जेम्प्ट नहीं है तो वो टैक्सेबल होती है। तो आज की तारीख में अगर भी आप क्रिप्टो से कमा रहे हैं तो ये टैक्सेबल है। अब आज तकलीफ क्या हो रही है कि क्योंकि इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो फॉर द गवर्नमेंट ये बहुत डिफिकल्ट है कि वो जांचे या वो पकड़ पाए कि किसने कितना कमाया है या किसने कितना नुकसान किया है अपने इस क्रिप्टो ट्रेडिंग से या क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट से। तो इसीलिए वो टैक्स कलेक्ट करने में उनको तकलीफ हो रही है। अब जैसे ही एक स्ट्रक्चर आ जाता है तो इनकम टैक्स में क्या होता है कि आज की तारीख में अगर देखें आप तो इनकम टैक्स में क्रिप्टो को किस तरह से टैक्स किया जाता है उसकी कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि एक्विटीज में है तो एक्विटीज में आपको बताया गया है कि लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म के रेट्स क्या है। उसी तरह डेट के लिए, गोल्ड के लिए, सभी के लिए है। लेकिन क्योंकि ये एक नई चीज है तो आज की तारीख में क्रिप्टो के लिए कोई भी डिटेल्स नहीं है। तो आज की तारीख में अगर कोई क्रिप्टो से अर्निंग होती है तो उनको पहली बात तो ये दिखाना तो पड़ेगा ही अपने रिटर्न में। दूसरी बात ये है कि वो किस तरह से दिखाएंगे। वो बिजनेस इनकम दिखाते हैं, स्पेक्युलेटिव इनकम दिखाते हैं। ये सब में क्या होता है कि जब आप एक तरह से दिखाते हैं और टैक्स अथॉरिटीज या टैक्स ऑफिसर इस पे डिस्प्यूट करता है तभी ये सब मामले अटक जाते हैं और वहां पर पूरा जो डिस्प्यूट आता है वो यहीं से शुरू होता है। इसीलिए जब ये इसमें एक रेगुलेशन आ जाएगा, पूरा एक्ट आ जाएगा और इसके लिए टैक्सेशन की डिटेल्स आ जाएंगी, तब ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी क्रिप्टो की इनकम है वो किस तरह से दिखानी है, उसमें कितना गेन्स हो तो कितना भरना है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इनकम टैक्स का पूरा दायरा देखे तो उसमें हर एक प्रकार की इनकम को एक स्पेसिफिक तरह से टैक्सेशन में लाया जाता है। उसके रेट्स होते हैं, उसके लिए कई बार काफी सारे डिडक्शंस भी होते हैं। तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी और इसीलिए ये एक
निवेशक या कोई भी आदमी हो जो इसमें पैसा डाल रहा है, उनके लिए भी ये सब डिटेल्स आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टैक्स में भी ये एक इजीनेस पूरा प्रोसेस में ला जाए। लेकिन इन्फ्लेशन के लिहाज से क्या ये हेज की तरह काम कर सकता है, जो नैमिष शुरुआत में भी समझा रहे थे कि दुनिया में इसके लिए इतना ज्यादा बोलबाला है क्योंकि इसको हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये ऐसा एसेट क्लास बन सकता है अर्णव जी? जी, अगर आप देखें तो इसे इन्फ्लेशन की सामने आज क्या है कि जो गोल्ड ने एक ट्रेडिशनल रूट लिया हुआ था वो धीरे धीरे इरोड हो रहा है, और ये एक ओवरऑल एसेट क्लास में मेरे हिसाब से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड को पूरी तरह तो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एक ओवरऑल अगर आप पूरी तरह के एसेट एलोकेशन को देखें तो इसमें जैसे ये डेवलप होता है और उसमें अच्छी खासी रेगुलेशन आती है, तो शायद जो लोग इस प्रकार का रिस्क ले सकते हैं वो उसमें शायद थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन देखिए आज की तारीख में क्या हो रहा है कि लोग क्रिप्टो की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये तो एक इजी पार्ट टू रिचेज है, लेकिन इसमें धोखा खा जाने की चांसेस ज्यादा है, इसीलिए इसको संभालना होगा और ये थॉट को बदलना होगा। ओवरऑल जैसे जैसे क्रिप्टो का पूरा जो ट्रेंड है और ये कंसेप्ट है वो डेवलप होता है, तब वो आपके एसेट एलोकेशन में एक जगह उस समय पा सकता है। एक और एस्पेक्ट जो मुझे नैमिष आपसे समझना होगा, अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो बाहर आ रही है, हालांकि पुष्टि किसी की भी नहीं हुई है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अपना क्वार्टरली डिस्क्लोजर जो है एक रेगुलेटर अगर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसको देना होगा। साथ ही ब्लैंकेट बैन ऑन एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफर, सरकार अपनी तरफ से एक अलग वॉलेट भी लेकर आने के बारे में सोच रही है। अगर ये सब चीजें अमल में हो जाती है तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस का क्या होगा, और वो तमाम वॉलेट्स जो अभी फिलहाल कामकाज कर रहे हैं और लोगों ने जहां पर पैसे लगाए हुए हैं उनका क्या होगा? आपने बहुत सही सवाल पूछा है और इसके बारे में डिस्कशंस ऑलरेडी कम्युनिटी में चल रहे हैं कि आगे होगा क्या। बिकॉज अगर सरकार ने ये बोल दिया कि आप इंडियन एक्सचेंजेस में ही ट्रेडिंग कर सकते हो, तो उन जो आपने स्टार्टिंग में बोला था 10,000 क्रिप्टो करेंसीज है और उसके अलावा एनएफटीज है और वो सब अलग अलग टाइप के क्रिप्टो टोकन्स है, तो वो सब जो इन्वेस्टमेंट जहां पे है और वो कॉइन्स या वो एनएफटीज अगर इंडियन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं है तो उनके साथ क्या करेंगे, ये भी सवाल इसी में जुड़ जाता है और इसका इस वक्त हमारे पास कोई आंसर नहीं है। आई रियली सिंसियरली होप कि सरकार ये डिस्क्लोजर मांगना गलत नहीं है एज अ रेगुलेशन। हमसे डिस्क्लोजर मांग सकते हैं कि आपके पास कितना एसेट है, कौन सा कॉइन है, कौन सी एनएफटीज है, लेकिन हमारे प्राइवेट वॉलेट्स जो एक की है क्रिप्टो करेंसी या एक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का की है कि आप अपने कंट्रोल में फंड्स रखते हो, आप अपने कंट्रोल में अपने एसेट्स रखते हो आपके प्राइवेट वॉलेट में, वो अगर एक अलाउ कर दे सरकार, अभी जो पुष्टि नहीं हुई लेकिन जो बात हो रही है वो है कि ये अलाउड नहीं रहेगा, बट अगर वो एक चीज अलाउ कर दे तो काफी प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो सकते हैं। वरना क्या होगा कि इंडियन एक्सचेंजेस को अपने ओवरनाइट सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो इंडिया में इन्वेस्टर्स है वो प्रोबेबली सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि उनको अपने फंड्स अपने कंट्रोल से किसी और के कंट्रोल में देने पड़ेंगे। आप ऐसे यूं ही समझ लो कि आपके कैश आपकी तिजोरी में पड़ा है और आपका कैश बैंक में पड़ा है, दोनों में जो डिफरेंस है वही इसमें है कि आपका क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में पड़ा है वो एक बैंक की तरह हो जाएगा, उनके कंट्रोल में चला जाएगा, और आपका क्रिप्टो आपके प्राइवेट वॉलेट में वो आपके कंट्रोल में। तो ये जो ब्रिज है उसका कोई अभी सोल्यूशन नहीं निकला है। आई सिंसियरली होप कि इसका एक आशुतोष ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपको आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये तमाम बदलाव अगर किए जाएंगे वो तभी होंगे जब आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह से क्रिप्टो को ट्रीट करना है। एक बार वो तय हो जाए उसके बाद एक एक चीजें जो है रोल आउट की जा सकती है, इंप्लीमेंटेशन पे काम किया जा सकता है, लेकिन जो दिक्कतें नैमिष ने गिनाई है वो काफी जटिल है। इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे अगर देखें, इकोसिस्टम के तौर पे देखें तो कैसे संभालेंगे? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, ये सारे इश्यूज तो हैं ही, और मुझे लग रहा है कि जो अब बिल आएगा या जो रूल्स बनाए जाएंगे, लॉज बनाए जाएंगे, उसमें इन सब चीजों का जो है जिक्र होगा और इसके ऊपर भी क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। और धीरे धीरे देखिए, एक बार में लॉ भी पूरी तरह से नहीं आ पाएगा, इसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स होंगे, नए एडिशंस होंगे। जैसे कि अभी आपने पहले फ्रॉड का पूछा, तो इसमें और भी इन एडिशन टू दैट कि बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज हैं जो
अनरजिस्टर्ड हैं, जिनके पास लाइसेंसेस नहीं है, वो भी जो है क्रिप्टो करेंसी बेच रहे हैं, या कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जो गलत ऐड दे रहे हैं और गलत रिव्यूज ऑनलाइन दे रहे हैं ताकि लोग जो है उससे अट्रैक्ट होके जो है वो खरीदें क्रिप्टो करेंसीज। तो ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं ये हो रही हैं, बहुत सारे गारंटेड हाई रिटर्न्स भी एश्योर कर रहे हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए जो है ये लॉ जो बनेगा उसमें ये सारी चीजों को देख के चलना पड़ेगा और उसमें ये क्लैरिटी रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट को भी कि ताकि जो इनोसेंट जो लोग हैं हमारे कंट्री के, वो कहीं जो है वो चीट ना हो, क्योंकि एक नया न्यू कंसेप्ट है कंट्री के लिए और इस न्यू कंसेप्ट में नए नए इश्यूज आते रहेंगे जिसको टाइम टू टाइम लॉ के द्वारा और रेगुलेशंस के द्वारा जो है इसको ठीक किया जाएगा। और मुझे लगता है सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो खुद इसको रेगुलेट करने जा रही है। तो सेबी भी एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है हमारे देश की। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा पाएगा। बिल्कुल, ऑब्वियसली वक्त तो जाएगा, इतने जल्दी वक्त सब कुछ नहीं जाएगा, हो थोड़े सकता है। टीचिंग इश्यूज भी आएंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर बैन की बात नहीं हो रही है। फिलहाल कंफ्यूजन हमें जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कंफ्यूजन इसी बात को लेकर है कि कैसे क्रिप्टो को आपके लिए, एक निवेशक के लिए, ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बनाया जाए और कैसे सुरक्षित भी बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में मेरे साथ आज शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही, मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।